अभी देखो जरा, दोनों बात कर देंगे। हम एथिल अल्कोहल। लो जी, क्वेश्चन उतारो जल्दी फटाफट। एक ये पेन देना जरा, एक मिनट, ये वाला पेन देना है। लो। क्वेश्चन देखो, जिसने उतारा अभी वो रुक जाओ, नहीं उतारा तो वो रुक जाओ, अब देख लो जरा। देखो हर किसी में मोलरता निकालनी है, तो क्वेश्चन तुम्हारा कुछ इस तरीके से बनेगा। सबसे पहले तो मोलरता का फॉर्मूला याद होना चाहिए। मोलरता बराबर जो होता है वो होता है भार बटे अणुभार गुणा बिलियन का आयतन, और ये 1000 अगर ये ml में लिया गया है तो। इतना सब कुछ दिया है। अब इतना सब कुछ देने के बाद में क्वेश्चन नंबर हम इसकी 1 की 2 और 3, तो हम 1 की बात कर रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या क्या दिया है,
एक तो इन्होंने भार दिया है, याद रखना भार। सबसे खासियत होती है इन क्वेश्चन में कि तुमने अगर जो वो पहचान लिया ना कि इसमें विलय क्या है और विलायक क्या है, तो क्वेश्चन करना बहुत ईजी हो जाता है। और याद रखना कम मात्रा में हमेशा विलय होगा, ज़्यादा मात्रा में हमेशा विलायक होगा। कभी कभी वो विलय का नाम नहीं देते थे, वो कहते हैं इसे इसमें मिलाया जाता है, तो समझ लेना जिसे मिलाया जा रहा है, जैसे चीनी को मिलाते हैं तो चीनी विलय होगा, और जिसमें मिलाया जा रहा है वो हमेशा विलायक होगा। तो जिसमें मिलाया जाता है वो हमेशा ज़्यादा मात्रा में होता है, वो कभी कम नहीं हो सकता। बस, तो इसी चीज़ को याद रखना है तुम्हें। ये तो अब भार दिया है सबसे पहले, तो भार में कितना दिया है भार, दशमलव के 40 ग्राम। अब हमें अणुभार की जरूरत भी पड़ेगी, तो हम NaOH का अणुभार निकाल लेंगे। तो Na का तो होता है 23, O का 16 और इसका 1। और याद रखना एग्जाम में जरूरी नहीं है कि तुम्हें ये मान देंगे सोडियम का कितना होता है, ये सब ये तुम्हें खुद ही पता रहने चाहिए। कितना हो जाएगा 39, तो तुमने कर लिया सब इंटर। ये आयतन दिया है B बराबर कितने जल में मिलाया जाता है, कितने बिलियन में मिलाया जाता है। तो अब हम मोलरता निकाल देंगे। मोलरता बराबर 0.4, M का मान आ गया 40 और इसका मान आ गया 250 गुणा 1000। अब दशमलव हटा के 2 जीरो तो हम और बढ़ा देंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 4 से 4 भी कैंसिल हो गया, 25 रह गया। अब हम इसमें दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, फिर जीरो बढ़ाएंगे, जीरो 4 बार, 0.04। इसे ऐसा करके लिख देते हैं M। मात्रक तो मोल पर लीटर होता, लेकिन इसे हम इतना M दर्शाने का मतलब ये होता है कि इसका मतलब है मोल पर लीटर। सारे क्वेश्चन तुम्हारे ऐसे ही हैं, हर किसी में भार निकालना है, अणुभार निकालना है, ये मान निकालना है। सेकंड वाला भी देख लो तुम। देखो दिया क्या है इन्होंने, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का देखो फॉर्मूला लिख दिया था C6H12O6। ये जरूरी नहीं है, किसी किसी कभी कभार एक आध बार एग्जाम में फॉर्मूला लिख दिया गया है, वरना ग्लूकोज तुमसे बोला जाएगा तुम्हें सूत्र पता होना चाहिए, ग्लूकोज सुक्रोज इनके क्या क्या होते हैं, तभी अणुभार निकाल पाओगे। या जैसे यूरिया है, मैंने लिख दिया है लेकिन होता नहीं है जरूरी लिखा हुआ है, ऐसे सिर्फ नाम देंगे यूरिया। तो जी भार दिया है सबसे पहले इन्होंने 28.6 ग्राम, और ग्लूकोज का हम निकाल देंगे C6H बार है, और 6 का अणुभार 180, ठीक है जी। और आयतन दे देंगे, ये दिया है आयतन B बराबर कितना 700 ml। अगर लीटर में देते तो हम ये 1000 वाला फॉर्मूला नहीं लगाते हैं, सीधा सीधा लगाते हैं। ml में दिया है तो 1000 वाला लग रहा है हमारा फॉर्मूला। अब हम मोलरता निकालेंगे। भार है 8.6 अणुभार है, और ये है B का मान 700 गुणा 1000। 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गए। यहाँ है 18.6 और 18 गुणा 7, 18 से डिवाइड कर दो, 18 का 18 दशमलव आ जाएगा, इसमें जाएगा नहीं, 18 30 54। हाँ तो जी 1 बस इतना ही है, 700 डिवाइड कर देंगे तो दशमलव आ जाएगा, 7 का 7, 3 बचेगा, 7 चौक 28, 5 बचेगा, 7 सत्ते 49। कैपिटल M लिख के इसे दर्शा देते हैं। ऐसे तीसरा वाला तुम खुद कर लोगे, समझ में आ रहा है कैसे करना है। तो इतना ही तुम्हें करना है, ये उतारो जल्दी जरा।
वो घर के लिए छोड़ना, दूसरा क्वेश्चन ये उतारो। दोनों उतारो, ये उतार लिए। और बात नहीं करनी भाई, ये उतार लिया। एम का मतलब ये मोल पर लीटर होता है। अब देखो भाई इधर जरा। अब इसमें हो क्या रहा है? अरे ये 250 ml M/10। देखो M/10 का मतलब क्या होता है बताया? मैं क्या बता रहा हूँ, इमरान जी ने कहाँ लगे पड़े? दिया है, आयतन दे दिया उन्होंने 250 ml। M/10 ये ना आपका मोलरता दे दी है। और M/10 से घबराना नहीं होता। दरअसल ये 1/10 M है। M जो है ना वो लिखते नहीं है, ये मात्रक होता है। मान तो ये है, जैसे कि हम ऐसे लिख दें कि 250 जूल लिख दें, तो जूल थोड़ा ना लिखते हैं, मान तो 250 रहेगा। तो ये मात्रक होता है, 1/10 मान है ये। यहाँ गया। इसके बाद आता है बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट की कितनी मात्रा? Na2CO3 का भार जो है ना, भार मात्रा वो हमें निकालनी है। और Na2CO3 का अणुभार हम निकाल लेंगे। अणुभार एक तो आ जाएगा 23 × 2 +12 है +16 × 3
कितना 46, 16 3 48। देखो 48 ये 60 हो गए और ये 46, 106 एम का मान आ गया। तो हम वही मोलरता निकालेंगे। हाँ जी, मोलरता बराबर भार बटे अणुभार। अब जी डब्लू, अब डब्लू का मान देखो निकालना है तो ये मान लगा देंगे। मोलरता का मान जो वो 1/10 है। डब्लू का मान हमें निकालना है। एम का मान 106 आया है, ये 250 है गुणा 1000 है। 250 चौक 1000 होते हैं। ठीक है जी, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो डब्लू बराबर तुम्हें कुछ ऐसा नजर आएगा कि 106 तो ऊपर चला जाएगा और 10 गुणा 4, ये 4 नीचे आ जाएगा। ये ऊपर है, नीचे आ जाएगा। 4 से ऐसे डिवाइड करेंगे, कट जाएगा। अरे जो तड़ेपन और ये 2, तड़ेपन का आधा करेंगे कितना होता है? तड़ेपन का आधा 26/10। अब देखो 2 से कट गया, इतना आ गया, नीचे 10 बचा है, एक अंक इधर और आ जाएगा। तो डब्लू का मान जो है वो आ जाएगा 2.65 ग्राम। इतने की आवश्यकता होगी। अब अगला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा हट गया तुम्हारा। 10 मोलर HCl का कितना आयतन 5 मोलर HCl के 2 लीटर के बराबर है? दरअसल इसमें एम का मान दे रखा है, आयतन है, ये आयतन पूछा है। एम का मान दे रखा है, आयतन पूछा है। तो अगर जो दो बार या 3 बार तुम्हारे पास ये मोलरता दी हो और आयतन दी हो ना, तो इसे मोलरता समीकरण कहते हैं। देखो इसे अलग से करके भी लिख लेना बॉक्स में बना के, मोलरता समीकरण। देखो मोलरता समीकरण जो होती है ना, वो होती है M1B1 बराबर M2B2। ये मोलरता है या आयतन है? ये मोलरता या आयतन है। अब इन्होंने शुरू में दिया जो है वो दिया है, ये दिया है कैपिटल M का मान पहले दिया है कितना 10 M, और B1 का मान पूछा है कितने आयतन की आवश्यकता होगी, कितने में M2 का मान दे दिया, और B2 बराबर जो वो 2 लीटर आ गया है। तो ये मान लगा देंगे समीकरण 1 में। M1 का मान आ गया 10 और B1 का मान पूछा है, M2 का मान आ गया 5 और B2 का मान आ गया 2। तो B1 बराबर 10/10, 1 लीटर की आवश्यकता होगी। ये है। अब इसके बाद हेडिंग डाल देंगे नॉर्मलता। नॉर्मलता इतना करना है। थोड़ा जल्दी फटाफट। नॉर्मलता में लिख रहे हैं, नॉर्मलता हेडिंग में 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों। देखो ये कल तक जो तुमने मोलरता की परिभाषा थी तो वो 1 लीटर में विलय के मोलों की संख्या थी, मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। अब का मोलों की जगह ग्राम तुल्यांक हो जाता है। ना ये क्या बवाल होता है तो अभी बताएंगे ग्राम तुल्यांक क्या होते हैं। तो 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को, बिलियन में उपस्थित 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस बिलियन की नॉर्मलता कहते हैं। उस बिलियन की नॉर्मलता
कहते हैं। देखो उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं, और देखो नॉर्मलता का फॉर्मूला विलय के विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या आयतन गुणा 1000। विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बिलियन का आयतन गुणा 1000। अब देखो इधर, इसे हम क्या कर सकते हैं, बात आती है विलय के ग्राम तुल्यांक, यहाँ ये 1 ml लिया जाएगा। नॉर्मलता बराबर की संख्या बटे बिलियन का आयतन गुणा 1000 ले लेंगे अगर हम आयतन ml में नापेंगे तो। ये अपना कर रहे हैं, वो अपना कर रहे हैं, ये अपना कर रहे हैं। बताएं यार क्या करना आते हो, बातें तो चल रही हैं। ये गैप बना के बैठ जाओ वरना मैं कर दूंगा गैप, और फिर जिंदगी भर गैप रहेगा। क्या यार, ग्राम तुल्यांकों की संख्या होती है ग्राम तुल्यांकों की संख्या, और ग्राम तुल्यांकों की संख्या होती है भार बटे तुल्यांक की भार। याद रखना कि पिछली बार जब हम मोलों की संख्या निकालते थे तो भार बटे अणुभार होता था, अब क्या अणुभार की जगह तुल्यांक की भार होता है। अब बात आ जाती है यार ये तुल्यांक की भार क्या होता है। तुल्यांक की भार जो होता है वो अणुभार बटे संयोजकता हो जाती है, संयोजकता होती है। मतलब अगर हम इसे लिखना चाहें कैसे लिख सकते हैं, हम इसे भार बटे ये लिख सकते हैं अणुभार बटे संयोजकता, और ये संयोजकता घूम कर ऊपर जा सकती है, तो यानी कि संयोजकता गुणा भार बटे अणुभार। ये होते हैं ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ये भी हो सकती है, ये भी और ये भी। अब बात आ जाती है, कुल मिलाकर बात तो यही है, लेकिन बात आ जाती है कि तुल्यांक की भार जो होता है वो अलग अलग अम्ल और क्षारों का अलग अलग होता है। जैसे कि हम निकालें अम्ल का तुल्यांक की भार, तो अम्ल का तुल्यांक की भार जो होता है वो भार बटे अम्ल का तुल्यांक की भार, यह तुल्यांक की भार तो अणुभार बटे संयोजकता होती थी, लेकिन अम्ल के लिए अणुभार ही रहेगा, बस संयोजकता की जगह ना क्षारकता हो जाती है। उल्टा होता है, अम्ल की क्षारकता से भाग कर देते हैं, और अगर हम क्षार का तुल्यांक की भार निकाल लेंगे तो अणुभार बटे अम्लीयता हो जाती है। अम्लीयता कह देते हैं या अम्लता कह देते हैं। और आयनिक यौगिक में तो चलो आवेश रहने। हाँ जी, तो अब देखो कोई नई चीज़ नहीं है। अब बात आ जाती है कि अम्ल के क्षारकता कैसे देखते हैं। जैसे कि हमारे पास होता है HCl, तो हम इनमें देखेंगे इन पर आवेश क्या क्या है। किसी भी उस पर जैसे H पे प्लस होता है तो इस पर माइनस होगा, एक एक प्लस है तो कोई सा भी एक देखते हैं हम,
कोई सा भी एक देखेंगे, या तो इसे देख लो, ऐसे देख लो, प्लस प्लस वाले को देख लेते हैं। ये जो एक आवेश है ना, ये इसकी क्षारकता बन जाती है। या जैसे तुम्हारे पास होता है H2SO4, अब इस पे एक प्लस होता है लेकिन दो सगुण हुई है, तो दो प्लस है और दो ही माइनस है, तो ये जो दो हो जाती है ना, वो इसकी क्षारकता हो जाती है। या इसमें देखो क्षार में, क्षार के उदाहरण क्या होते हैं? क्षार का उदाहरण है NaOH। अब NaOH में सोडियम पे प्लस होता है, इस पर माइनस, तो ये एक जो है एक, तो अम्लता जो हो जाएगी इसकी 1 हो जाएगी। तो हम किसी भी यौगिक को देखकर उसके ऊपर आवेश देखकर हम उसे पहचान लेते हैं कि ये इसकी अम्लता है, मतलब इसकी अम्लता 1 है, 2 है, 3 है, कितनी है। या अम्ल को देख कर पहचान लेते हैं कि इसकी क्षारकता कितनी है। उल्टा होता है, अम्ल की पावर क्षारकता से नापी जाती है, क्षार की पावर अम्लता से नापी जाती है। ये हो जाते हैं तुम्हारे पास तुल्यांकी। ये नॉर्मलता का फॉर्मूला, तुल्यांक की भार कैसे निकालते हैं, तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालते हैं। अब एक और नाम आ जाता है, एक और समीकरण आ जाती है, और वो आ जाती है मोलरता तथा नॉर्मलता में संबंध। तो जी नॉर्मलता बराबर जो होता है वो क्या था? ये फॉर्मूला था, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। और विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालते हैं? देखो ऐसे 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 निकालते हैं हम। तो हम ऐसे लिख देंगे, संयोजकता गुणा भार बटे अणुभार गुणा आयतन, आयतन गुणा 100 अगर ये ml में लिया तो। अब इतना जो हो जाता है, ये देखो संयोजकता तो ऐसी रहेगा, इतना जो होता जाता है ना, ये मोलरता बन जाती है। तो मोलरता नॉर्मलता में संबंध होता है कि नॉर्मलता बराबर संयोजकता गुणा मोलरता है। यानी कि अगर तुम्हें नॉर्मलता निकालनी है और मोलरता तुम्हारे पास है, तो उसी यौगिक की जिसकी तुमने मोलरता निकाली है उसकी संयोजकता से गुणा कर दो, तो नॉर्मलता बन जाएगी। यह नॉर्मलता और मोलरता में संबंध। अब एक और होती है नॉर्मलता समीकरण। नॉर्मलता समीकरण जो होती है वो होती है N1B1 बराबर N2B2। पहले आयतन पर नॉर्मलता, दूसरा आयतन पर नॉर्मलता, दोनों बराबर होती हैं। या तनुता से पूर्व और तनुता के पश्चात। तनुता का मतलब है सांद्रता, कितना पतला है कितना गाढ़ा है। तो पहले कितनी थी, बाद में कितनी, दोनों बराबर रहेंगे। इतना उतार लेंगे, इसके बाद इसके न्यूमेरिकल चालू होंगे। अब नहीं, हाँ जी, कौन सा होना चाहिए? शाम का? तो मैं अभी ना शाम को 2 या 3 बजे आके देखिए आपको एक बार। फिर